हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन सेट 2 करने वाले हैं। देखिए, प्रथम शारीरिक परीक्षा 2021-22 और यहाँ पर देखिए विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का सेट 2 करेंगे। सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समय है 1.5 घंटे का और पूर्णांक 40 है और टोटल क्वेश्चन भी आपको 40 ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन है 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को। दूसरा ऑप्शन है 14 जुलाई सन 1779 ईस्वी को। तीसरा ऑप्शन देखिए 14 जुलाई सन 1769 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई सन 1749 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टाइद। ओके, टाइद क्या था? टाइद क्या था? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, तीसरा धार्मिक कर, चौथा कृषि कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, धार्मिक कर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सामंत, दूसरा पादरी, तीसरा सर्वहारा और चौथा स्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, स्टेट। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मार्सिले क्या है? ओके, मार्सिले क्या है? पहला ऑप्शन है रूस का राष्ट्रगान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका का राष्ट्रगान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस का राष्ट्रगान और चौथा है भारत का राष्ट्रगान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्रांस का राष्ट्रगान को मार्सिले कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? पहला ऑप्शन है लुइस 15वां, दूसरा ऑप्शन है लुइस 16वां, तीसरा देखिए नेपोलियन और चौथा है लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लुइस 16वां। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 6 नंबर, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सामंत, दूसरा पादरी, तीसरा मरसाई और चौथा कुलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कुलक कहा जाता है रूस के संपन्न किसान को। इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? पहला ऑप्शन है एक जादूगर, दूसरा एक बहादुर महिला कारीगर, तीसरा ऑप्शन है एक अनपढ़ किसान और चौथा है एक शिक्षिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक बहादुर महिला कारीगर। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा मॉस्को, तीसरा क और ख दोनों और चौथा पेट्रोग्राद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, पेट्रोग्राद। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, दूसरा मार्च की क्रांति, तीसरा अगस्त की क्रांति और चौथा अक्टूबर की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मार्च की क्रांति। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट ओवेन, दूसरा लुइस ब्लॉक, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा फ्रेडरिक एंजेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट ओवेन जो थे वे समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल बताने पहला ऑप्शन है 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 328 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पहला ऑप्शन है 97.25 पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 77.6 पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 68.7 पूर्व और चौथा ऑप्शन है 82.30 पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ, 82.30 पूर्व भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? यानी कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं टच करती है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, झारखंड। आप लोग सभी जानते होंगे अगर आप झारखंड में रहते हैं तो कि नेपाल जो है झारखंड से नहीं सटा हुआ है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट
14 नंबर, भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 15 नंबर, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन देखिए माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू और चौथा धौलागिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कंचनजंगा। इसे आप नोट कर लीजिए। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, इसलिए कंचनजंगा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है नागा पर्वत, दूसरा मिजो पर्वत, तीसरा पटकोई पर्वत और चौथा शिवालिक पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, शिवालिक पर्वत। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 17 नंबर, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए तट, दूसरा द्वीप, तीसरा प्रायद्वीप और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, गंगा मैदान में वेदिक जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? पहला ऑप्शन है भाबर, दूसरा ऑप्शन है भांगर, तीसरा ऑप्शन है गादर और चौथा ऑप्शन है तराई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भांगर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री, तीसरा मानसरोवर और चौथा सप्तकोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गंगोत्री से। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 20 नंबर, डल झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा लद्दाख और चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जम्मू कश्मीर में डल झील है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 21 नंबर, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए रबी, दूसरा ऑप्शन है खरीफ, तीसरा ऑप्शन है रबी खरीफ और चौथा नगदी फसल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, रबी फसल कहा जाता है गेहूं, चना और जौ इस प्रकार के फसल को। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। देखिए हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला ऑप्शन देखिए गेहूं तथा चना में अप्रत्याशित वृद्धि, दूसरा देखिए ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, तीसरा गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि और चौथा नगदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, हरित क्रांति का जो विशेषता है वह गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि कराना है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, दूसरा ऑप्शन देखिए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, तीसरा ऑप्शन देखिए एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑप्शन देखिए कृषि क्रिया, दूसरा गैर कृषि क्रिया, तीसरा अनार्थिक क्रिया और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गैर कृषि क्रिया है। वो जो दूध बेच रहा है, श्रवण जो है वो डेयरी का दुकान खोला है, इसलिए गैर कृषि क्रिया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर दूध का उत्पादन करता तब उसको हम लोग कृषि क्रिया में रख सकते थे, लेकिन यहाँ दूध बेचने का बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। देखिए HIV का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए कम उत्पादन करने वाले बीज, दूसरा ऑप्शन है अधिक उत्पादन करने वाले बीज, तीसरा देखिए अच्छे उत्पादन करने वाले बीज और चौथा खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ओके, HIV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि अधिक उत्पादन करने वाले बीज। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए साक्षरता दर, दूसरा लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन देखिए कौशल निर्माण और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ग लिखा हुआ है लेकिन घ होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, इनमें सभी। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा ऑप्शन है महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन देखिए पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना और चौथा ऑप्शन देखिए 6 से 14 के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ये हमारा उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें
कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए पशुपालन, दूसरा कपड़ा बुनना, तीसरा बैंकिंग और चौथा ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? पहला ऑप्शन देखिए मौसमी बेरोजगारी, दूसरा परिच्छिन्न बेरोजगारी, तीसरा शिक्षित बेरोजगारी और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परिच्छिन्न बेरोजगारी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को, यहाँ पर एक साथ हो गया है मानव को, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए था। मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए मानव पूंजी, दूसरा अस्थायी पूंजी, तीसरा अस्थायी पूंजी और चौथा कार्यशील पूंजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मानव पूंजी। इसे नोट कर लीजिए। फिर 31 नंबर देखिए, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें, तो देखिए पहला ऑप्शन है शासक वंशानुगत हो, दूसरा ऑप्शन है चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, तीसरा जनता शासकों का चुनाव करती हो और चौथा देखिए सेना शासन को अपने हाथ में ले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, जनता शासकों का चुनाव करती है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? पहला ऑप्शन देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा राष्ट्रीय जनसंसद, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कम्युनिस्ट पार्टी को चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? पहला ऑप्शन है 1960 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1970 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन 1980 ईस्वी को, चौथा ऑप्शन 1990 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1980 ईस्वी को। फिर देखिए 34 नंबर, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान और चौथा जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, जिम्बाब्वे। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए परवेज मुशर्रफ, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट मुगाबे, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला और चौथा देखिए जैकब जुमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, नेल्सन मंडेला। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य है इसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, दूसरा ऑप्शन देखिए यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, तीसरा ऑप्शन देखिए यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता और चौथा देखिए यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर गलत कथन को चुनना था, असत्य कथन को, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा को नहीं बताता है। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव किए गए थे? पहला ऑप्शन देखिए जुलाई 1942, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1944, तीसरा देखिए जुलाई 1945 और चौथा ऑप्शन देखिए जुलाई 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए थे। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, इनमें से भारतीय संविधान की बुनियाद मूल्य कौन नहीं है? देखिए कौन नहीं है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है असहिष्णुता और चौथा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, असहिष्णुता। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, तीसरा देखिए BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष और चौथा देखिए इंदिरा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इंदिरा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग SST का सेट 2 का SST सेट 2 जेक बोर्ड क्लास 9 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन किए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें।
इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।